तो वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को शुभ संध्या। ऐसे विद्यार्थी जो साइंस की क्लासेस को करना चाहते हैं या वो जानते हैं साइंस के इम्पोर्टेंस को, और जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, जिन लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म को फिलअप कर दिया है बीपीएससी के लिए, या जिन्हें जेएसएससी की फॉर्म फिलअप करनी है, या फिर रेलवे की सीबीटी की एग्जामिनेशन देनी है डियर, उन सबों के लिए ये बेहतरीन सेशन होगा। बिल्कुल ही आपको पता होगा कि साइंस की जो इम्पोर्टेंट है डे बाय डे, और करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंट डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। ऐसे समय में ज़रूरत है आपको ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना जिससे कि सीधा का सीधा संबंध आपके एग्जामिनेशनों से जुड़ा होता हो, या ऐसा प्रतीत होता हो कि ये एग्जामिनेशनों में आने ही वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन के संगम को मैं लेके आ गया हूँ। ये हमारी सेशन टॉप 10 इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चनों को लेके चलेगा, फिर हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चनों को लेके आएंगे, और फिर हम साइंस के क्वेश्चनों को लेके आएंगे डियर। ओके, मैंने कुछ क्लासेस को दिया था ताकि आपका फंडामेंटल ओके हो जाए, और फिर हम लोग आगे क्लासेस करते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मैं चाहूंगा कि वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, या माई सेल्फ गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ यू कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। बीएससी केमिस्ट्री, एमए इकोनॉमिक्स, तो 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है हमारा। डिफरेंट डिफरेंट आईएएस एकेडमी में मैंने क्लासेस लिया है। अन अकेडमी प्लस एजुकेटर पे मैं हूँ ऑलरेडी। और हमारी जो इंटरेस्टेड एरिया ऑफ टीचिंग है डियर, दैट इज इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस एंड ज्योग्राफी। अगर आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि जो साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर बीपीएससी की आप बात करो तो 20 क्वेश्चंस होते हैं, और ये आपकी जो रोल अदा करता है कि किस तरह से आप एग्जामिनेशनों को करेक्ट करो। मैं इसलिए इस सेशन को लेके आ गया हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर साइंस। आपको अपनी ड्रीम को बिग रखनी होगी डियर, और आप मेरे साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल ही अपने जो ड्रीम है उसको बड़ा करो, ताकि आपको बड़ा अचीवमेंट मिल जाए। छोटा सोचोगे छोटा अचीवमेंट्स मिलेगा। आइए, ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। ओम इज द यूनिट ऑफ मेजर, मतलब ओम के द्वारा किसको आप मापते हो, या ओम किसकी इकाई है। ये साइंस के क्वेश्चंस हैं। ये इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टेट्स के क्वेश्चंस माने जाते हैं। आपको चॉइस दिए गए हैं डियर, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, और नन ऑफ द अबव। आप देखो कि ये रेजिस्टेंस की यूनिट है, या तो वोल्टेज की यूनिट है, या तो करंट की यूनिट है। ये आपको समझना जरूरी है। ओके, तो ये जो यूनिट है ये बेसिकली किसकी यूनिट है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट है डियर। अब रेजिस्टेंस क्या होती है, आपने देखा होगा जब कभी भी आप किसी भी इलेक्ट्रिक परिपथ में या इलेक्ट्रिक सर्किट में आप धारा को प्रभावित करते हो, अगर धारा को फ्लो करते हो, तो आप में एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। और इस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो रेजिस्टेंस डेवलप करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और इनके बीच में जो रिलेशन बताए थे, V इक्वल टू आयर का रिलेशन ओम साहब ने बताया था। इन्हीं को सम्मान देते हुए R को हम लोग एक कांस्टेंट के रूप में मेजर करते हैं, और इसे ही कहा जाता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के जो यूनिट है वो क्या है डियर, तो ओम है। तो बेसिकली बात करोगे, ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कई बार आपके सवाल पूछे जाते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, तो ओम जो है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये एसआई यूनिट ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा। Electrical resistance of an object is the measure its obstructions to the flow of इलेक्ट्रिक करंट। या तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोके, या तो इलेक्ट्रिक करंट को रोके, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का बहना इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इट्स मेनली डिपेंड ऑन द मटेरियल इट इज मेड अप ऑफ। अगर आप बात करोगे इस वायर से अगर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो अगर यह इलेक्ट्रिसिटी क्या है, गुड कंडक्टर है, इसमें रेजिस्टेंस कम होगा। अगर सेमी कंडक्टर है तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस कम होगा। और
थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और बैड कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा। इट मीन्स कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है डिपेंड करता है वो किस मेटल का बना है या फिर उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दोगे, इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है डियर, इंक्रीज कर जाते हैं। करेक्ट ना? करेक्ट। सो इस पे लेंथ पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ द यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द यूनिट लेंथ इज नोन एज रेजिस्टिविटी। तो किसी भी यूनिट लेंथ से, मान लो इतने लंबाई से, 1 मीटर की लंबाई से जो रेजिस्टेंस बहती है या जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसे हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ से 3 बातें निकल के आती है कि रेजिस्टेंस क्या है, दूसरा रेजिस्टिविटी क्या है, और किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में जो रेजिस्टेंस फ्लो होती है उसके लिए उसके कम और ज़्यादा की जिम्मेदारी द जो मटेरियल्स यूज होती है रेजिस्टेंस वायर में, उस पे डिपेंड करता है, इसके लेंथ पे डिपेंड करता है, इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर बात करोगे कि यूनिट एरिया में, अगर आप किसी मेजरमेंट करते हो किसको, रेजिस्टेंस को, तो उसे रेजिस्टिविटी कहा जाता है, और इसकी जो यूनिट है ओम मीटर है। तो कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम इज द, जिसे आप लोग इस तरह से इंडिकेट करते हो, इट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। और ओम जो मीटर है या ओम मीटर जो है यह किसकी इकाई है, तो रेजिस्टिविटी की इकाई है। तो इस स्लाइड से 3-4 क्वेश्चन आपको बनने की पॉसिबिलिटीज हो रही है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट। आपको दिए गए स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, व्हेन ए ग्लास इज रॉड, व्हेन द ग्लास रॉड, अगर ये ग्लास की रॉड है, अगर आप इसको नीचे जो सिल्क पे इसको रब्ड करोगे, मतलब घर्षण करोगे, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन द सिल्क। आपको बताना है कि ये जो सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो रहा है और रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, क्या ऐसा होता है? दूसरा क्या है, व्हेन ए एबोनाइट की रॉड, अगर ये रॉड क्या है, ये ग्लास की रॉड थी। करेक्ट, क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्या है, एबोनाइट की रॉड है, और इस एबोनाइट की रॉड को जब आप फर से आप रब करते हो तो आपको देखना है कि नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन फर, तो फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और आपके एबोनाइट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, क्योंकि जब तक चार्ज डेवलप नहीं होगा तो अट्रैक्शन नहीं होगा। आपने कई बार गेम में खेला होगा, बचपनों में खेला होगा, स्कूल में खेला होगा कि स्केल से रगड़ दोगे और कागज के टुकड़े को यहाँ डाल देते तो चिपक जाता था। तो कहीं ना कहीं कोई एक पॉजिटिव है, कोई एक नेगेटिव है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है ये बताना है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर आपके लिए ये। तो आप देखोगे कि जब भी ग्लास को रब्ड करते हो ना, तो व्हेन ए ग्लास इज रब्ड विद द सिल्क, ए पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन ग्लास रॉड व्हाइल द नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन सिल्क रॉड। तो व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड, द यहाँ क्या लिख रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन सिल्क। ये तो बिल्कुल सही आंसर है डियर, इसलिए आंसर नंबर 1 हो जाएगा। बट एबोनाइट के केस में अगर आप देखोगे तो एबोनाइट जो होता है वो फर जो होता है, एबोनाइट के रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। यहाँ पे एबोनाइट के रॉड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और फर के ऊपर पॉजिटिव होता है, जबकि ग्लास वाला में ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, when the X-ray crystallography mainly use which among the following properties of electromagnetic radiation। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मुख्य रूप से विद्युत चुंबकीय विकिरण के निम्नलिखित गुणों में से किसके कारण इसका उपयोग किया जाता है? रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और रेफ्रैक्शन। देखो डियर, ये सब जो प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और रिफ्रैक्शन, इन सबों को मैंने लाइट के क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा दिया है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। करेक्ट? जब देखो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट डेवलप करती है, लाइट मूव करती है, तो वो क्या कहलाता है? रेफ्रैक्शन कहलाता है। और सेम मीडियम में अगर है और ये टकरा के लौट जाती है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इसे डियर आप रिफ्लेक्शन कहा
करते हो। तो आपको बताना है एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी जो होता है उसका प्रयोग। तो सबसे पहले ये जानिए कि एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी जो होता है उसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी हेल्प टू डिटरमाइन द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी रवा है, तो इसकी जो है आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब इसमें कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इनको जानने के लिए, इनको पता लगाने के लिए आप एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, द एक्स-रे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर परफॉर्म द डिफ्रैक्शन। क्या करता है, डिफ्रैक्शन, एंड इट काउज ए बीम ऑफ इंसिडेंस एक्स-रे टू डिफरेंट इनटू मेनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ये क्या होता है, जैसे ये पड़ता है रे और ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, जिससे आप पता लगा सकते हो उसके इलेक्ट्रॉनिक स्टेटस का और फिर उसके स्टेटस का। तो आप क्या बोलोगे, ये आंसर होगा डियर डिफ्रैक्शन। ओके, चलिए, तो एक्सरे क्रिस्टोग्राफी इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट, which one of the following compound is most commonly used in photochromic lenses? आपने देखा होगा कि जो लेंसेस होते हैं, जो आप ग्लासेस यूज करते हो, वो फोटोक्रोमिक लेंसेस होता है। इस फोटोक्रोमिक लेंस का क्या टेंडेंसी होता है डियर, इसको आपके जो सन के लाइट्स हैं उसके अगेंस्ट ये काम करता है। तो आपको बताने हैं कि इस फोटोग्राफिक क्रोमिक लेंस में कौन सा केमिकल यूज होता है। तो आप याद रखना, सिल्वर हाइलाइट्स इज यूज, ओके, इन द फोटोग्राफिक या फोटोक्रोमिक लेंसेस में, एंड मोस्ट कॉमनली सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगर आप देखोगे कि अगर प्लास्टिक की फोटोक्रोमिक लेंस अगर आप लगाते हो, आजकल जिसका चलन है, तो उसमें आप एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डालना पड़ता है, दैट इज ऑक्साजाइंस और नेफेथोपायरेंस। तो देखो, ये जो फोटो क्रोमिक ग्लासेस में जो सिल्वर क्लोराइड यूज होता है या सिल्वर हाइलाइट यूज होता है, ये तो काफी पॉपुलर है डियर। लेकिन ये पूछ देगा कि प्लास्टिक फोटोक्रोमिक लेंसेस में क्या यूज करते हो, तो आप क्या बोलोगे, ऑक्साजाइंस एंड नेफेथोपायरेंस का यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में डाल लो, और ऐसा प्रतीत होता है ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे ही जाने हैं। अगर बात करोगे कि केमिकल फॉर्मूला सिल्वर हाइलाइट्स का क्या होगा, तो AgF इंटू XH2O, ये सिल्वर हाइलाइट्स के केमिकल फॉर्मूला है डियर। फाइन, आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी को यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा होगा। आप फटाफट क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका एक भी इम्पोर्टेंट लेसन ना छूटे। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वुड बी हैपन ओनली इफ, आपने पता होगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके काफी यूजेस है डियर दैनिक जीवन में, तो इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वुड हैपन ओनली इफ ए रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम। मतलब ये जो मीडियम क्या है, डेंसर मतलब घना मीडियम से रेयर मीडियम में अगर ट्रेवल करता है तब होता है। ए रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, या इसको उल्टा कर देंगे तब होता है। The angle of incidence in the rarer medium, denser medium is greater than the critical angle. The angle of incidence in the rarer medium is greater than the critical angle. तो आपको बताने हैं कौन से इसमें इसके लिए सुटेबल आंसर है। तो पूर्ण आर्थिक परावर्तन तभी होगा जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करेगी, किरण विरल से सघन माध्यम की ओर मूव करेगी, और सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होगा, या विरल माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अलग होगा। मतलब दोनों ही मीडियम में आप देखते हो इंसिडेंस एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो इसके लिए क्या है, एक पहला है द रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी पता चलेगा जब यह डेंसर से कहा जा रहा है, रेयरर मीडियम में रे का मूवमेंट हो रहा है डेंसर टू रेयरर मीडियम में, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। लेकिन जो डेंसर मीडियम का जो एंगल है वो जो क्या होता है, इंसिडेंस जिससे वो टकराती है, इंडेंसर शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तभी आपका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और इसी का प्रयोग हम लोग
इंटरनेट के फ्लो में करते हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं डियर, ये नीचे ग्लास के प्लेट्स लगी होती है और इससे ये टकराता है और ये टीआई के कारण जो है वो मूव करता चला जाता है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। किस मीडियम में डियर? तो डेंसर मीडियम में। क्लियर है? तो 1 और 2 आपके दोनों कंडीशंस होते हैं डियर। सो आंसर्स क्या होंगे? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो ये 3 वाला तो होगा ही होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल, ये तो कतई नहीं होगा। दूसरा, ए रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू डेंसर टू रेयर मीडियम, तो एक 1 हो सकते हैं और दूसरा 3। सो आंसर इज 1 एंड 3। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। ये दोनों कंडीशन चाहिए क्योंकि कंडीशन मैंने आपको दे रखा है कि वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए रेज को, और दूसरा ये डेंसर मीडियम में जो इंसिडेंस एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। While choosing for a material for an electric fuse, जब हम इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए किसी एलिमेंट का चुनाव करते हैं या फिर मटेरियल का यूज करते हैं तो व्हाट शुड बी टेकन केयर ऑफ, तो मुझे किसकी सावधानी रखनी होगी? विद्युत फ्यूज के लिए सामग्री का चयन करते समय का ध्यान रखना चाहिए। पहला, द मटेरियल शुड हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट। इस जो विद्युत के में आप देखोगे कि जब आपके घरों में फ्यूज लगा होता है प्रोटेक्शन पर्पज से, उसकी जो वायर होती है क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। और व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा स्टेज है जिस स्टेज पे कोई भी सॉलिड या कोई भी सॉलिड लिक्विड में बदलना शुरू हो जाता है। जैसे आइस की बात करोगे तो 0 डिग्री सी है, 0 डिग्री से पहले वह सॉलिड है और 0 डिग्री के बाद वह क्या है? लिक्विड है। इट मीन्स 0 डिग्री क्या है? इसका मेल्टिंग पॉइंट है, जिसे गलनांक भी कहते हैं, हमने चर्चा किया था पहले। द मटेरियल शुड हैव ए लो रेजिस्टेंस, और इस मटेरियल के पास रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। तीसरा, द फ्यूज शुड बी कनेक्टेड इन द पैरेलल टू द मेन स्विच। तो यहाँ पे एक चीज तो आप देख लेना डियर कि इस 3 वाले को तो आप करेक्ट कर नहीं कर सकते हो, क्योंकि 3 क्या होता है? फ्यूज जो आपके होते हैं वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं। किस में कनेक्ट होते हैं? तो सीरीज में होते हैं। तो ये तो करेक्ट नहीं होगा डियर। अब ये दोनों को देखना है, ये दोनों में करेक्ट क्या होगा। तो सामग्री का गलनांक कम होना चाहिए, मतलब मेल्टिंग पॉइंट। सामग्री में प्रतिरोध कम होना चाहिए, मतलब इनमें रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज अ टाइप ऑफ लो मेल्टिंग, ये तो क्लियर हो गया, एंड लो रेजिस्टेंस रेजिस्टर्स दैट एक्ट एज ए सैक्रिफाइड डिवाइस टू प्रोवाइड ओवर करंट प्रोटेक्शन फॉर आइदर लोड और द सोर्स ऑफ ए सर्किट। आप इतनी बातों को याद रखना, दैट्स ऑल। ओके, तो आपका मतलब क्या है कि द मटेरियल शुड बी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टेंस। सो 1 एंड 2 बोथ इज योर आंसर। तो एक अच्छे फ्यूज वायर के लिए उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, मतलब कम में भी वो गल जाए। क्यों? अगर हाई इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रभावित होगा तो ये आपके आने वाले सर्किट को बर्बाद ना करे। ये पहले ही क्या है, वो गल जाएगा। ये तभी गलेगा जब इसके पास मेल्टिंग पॉइंट कम हो, और चूंकि धारा में ये प्रतिरोध उत्पन्न ना कर दे, इसलिए इसका लो रेजिस्टेंस का होना जरूरी है। तो बहुत ही करेक्टर एक फ्यूज के लिए होगा। ये क्वेश्चन काफी पेटेंटेड है और रिपीटली इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। ओके, द इक्वेशन ऑफ मोशन, ये एक मोशन का इक्वेशन है, v बराबर u प्लस ए टी कैन बी अप्लाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ये किस केसेस में अप्लाई होते हैं? गति समीकरण v बराबर u प्लस ए टी को निम्नलिखित में से किस स्थिति में लागू किया जा सकता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सर्कुलर मोशन, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एंड बोथ b एंड c। सिंपल हार्मोनिक मोशन डियर आप देखोगे इस तरह से, जो घड़ी के सुई जो है ये घूमते रहते हैं पेंडुलम में, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसे एसएचएम कहा जाता है। और ये सर्कुलर मोशन तो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा। ओके, और इसका क्या दिख रहा है कि जब एक्सेलरेशन को आप क्या कर दे? बिल्कुल ही कांस्टेंट कर दे। राइट, सो आइए b इक्वल टू u प्लस ए टी को निम्नलिखित में से किस स्थिति में लागू किया जा सकता है? ओके, ये आपको देखना है। तो ये जो आंसर होगा डियर, ये तीनों स्थिति में इसको लागू कर सकते हैं। मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन में और एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन में इसको लागू किया जा सकता है। राइट,
तो इट कैन बी अप्लाइड इन द केसेस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन. So only A and B means D is your correct answer, right? Next, Newton third law of motion applied to which of these force? तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम इनमें से किस बल पर लागू होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक. तो आपको बताना है कि किसी प्रकार का दुनिया में किसी भी प्रकार का अगर फोर्स है तो उस पर न्यूटन का तीसरा नियम जरूर लागू होता है. सो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीस होगा. Okay, Newton third law of motion is applied to all kind of forces, whether electric, magnetic, gravitational. So it states that every action always has an equal and opposite reactions. Right? Next, what is the height of geostationary satellite from the surface of the Earth? तो आपको बताने हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है, ओके, GSLV, ओके, तो इसको जिसमें जियो लॉन्च व्हीकल्स इसको छोड़ा जाता है. तो ये धरती के उपग्रह हैं. इसमें उपग्रह में कितनी ऊंचाई से ये इसको स्थापित किया जाता है, मतलब लैंड की सतह से इसको कितनी ऊंचाई पे जो है स्पेस में स्थापित किया जाता है. किसको? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को. ओके, तो भू स्थिर उपग्रहों की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी है? 30,000, 36,000, 48,000 या तो 72,000. सो आंसर क्या होगा डियर? The satellite which appears stationary related to the earth is called geostationary. मतलब ये आपको क्या है, बिल्कुल ही अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी दिखेगा आपको. ए geostationary satellite always stay over the same place above the earth. Such satellite appears stationary due to its zero relative velocity that place on earth. The height of geostationary satellites कितने होते हैं? तो 36,000 किलोमीटर, मतलब धरती से 36,000 किलोमीटर तक इसे स्थापित किया जाता है और यह स्टैटिक्स फॉर्म में पाया जाता है. सो आंसर इज 30,000 किलोमीटर. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप इसको रामबाण की तरह रट लीजिए और आपके एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है. Which of the following relations between the kinetic energy and potential energy in true about solid? तो solid के अंदर मैंने आपको स्टेट ऑफ मैटर में बताया था, जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं उनमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी. और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बदलेगा वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से प्लाज्मा और प्लाज्मा से हिग्स बोसन में कन्वर्ट होगा. सो हियर इज व्हाट दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन kinetic energy, right? So in solid the kinetic energy always less than the potential energy. For liquid the kinetic energy more than the potential energy. For gases kinetic energy more than potential energy, जैसा कि मैंने आपको कहा. The atomic clock is based on the periodic vibration produced in the atom of which element? परमाणु घड़ी किसी तत्व के परमाणु में उत्पन्न आवर्त संबंधों पर आधारित होती है. कैसा? हाइड्रोजन, रूबिडियम, सीजियम और बेरियम. आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन क्लॉक है या एटम क्लॉक है या एटॉमिक क्लॉक है, इसमें किस मेटल्स का प्रयोग किया जाता है? तो यूज किया जाता है सीजियम का. ओके, तो एटॉमिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन द पीरियडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द सीजियम एटम. द एटॉमिक क्लॉक इज आल्सो कॉल्ड सीजियम क्लॉक. इसलिए एटॉमिक क्लॉक को हम लोग एक सीजियम क्लॉक भी कहा जाता है. ओके, एटॉमिक जो क्लॉक होता है वो एक्सटर्नल वाइब्रेशन, एक्सटर्नली जो वाइब्रेशन होता है या एक्यूरेट वाइब्रेशन को पता लगाने में ये आपको मदद करता है. मीन्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्टेटस अगर पता लगाना हो किसी भी एलिमेंट का तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एटॉमिक क्लॉक का प्रयोग करते हैं. तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस हुए डेर आज के और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. इनमें जो थ्योरियां आपके सामने निकल के आई है वो निकल के आया है न्यूटन थर्ड लॉ. तो आप घर में जाके न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ को भी देख लीजिएगा. मीन्स न्यूटन इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए. दूसरा क्वेश्चन आया था रिफ्लेक्शन. ओके, रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट आया था रिफ्रैक्शन. ओके,
तो ये 2 इम्पोर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है, इसको भी देख लीजिएगा। कई बार आपके एग्जामिनेशन में कई एलिमेंट्स के रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन इंडेक्स के बारे में पूछ सकता है, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बने थे। नेक्स्ट आपने आपको देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बने थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। और चौथा जो क्वेश्चन मैंने बनाया था वो स्टेट्स ऑफ मैटर से बनाया था, स्टेट ऑफ मैटर से बनाया था, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ओके, एंड प्लाज्मा एंड हिग्स बोसन, इससे मैंने आपको क्वेश्चन को बनाया था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट करेक्टर माना जाता है। और लास्ट में मैंने आपको सीजियम क्लॉक की चर्चा करी थी, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एक जगह पे मैं कलेक्ट करके लाया हूँ, ताकि आपका माइंड वॉश होता रहे और आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता रहे। इसी तरह के अलग-अलग खूबसूरत क्वेश्चनों के संगम को प्राप्त करने के लिए आपको हमारा चैनल एमिनेंट ट्यूटोरियल को क्या करना होगा, तो सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप मोबाइल से देखना चाहते हैं, आप टैब से देखना चाहते हैं डियर, फिर भी हमारे एमिनेंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। या फिर आप लैपी में देखना चाहते हो या सिस्टम में देखना चाहते हो, फिर भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ओके। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पर, जो कि मैं इकोनॉमिक्स के पेड कोर्स, डियर हमारा इकोनॉमिक्स का जो कोर्स होगा वो बिल्कुल ही पेड होगा, इसमें एक भी फ्री कोर्सेस नहीं होगी। हाँ, 2-4-10 मैं डेमो क्लासेस आपको दूंगा। और eminenttutorial@gmail.com पे आप बात कर सकते हो, या तो फिर एमिनेंट ट्यूटोरियल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो डियर। हाँ, बेल आइकन को पुश आउट किए रहना, ताकि आपको समय समय पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स या IR इंटरनेशनल रिलेशन के भी मैं क्लासेस लूँगा आपको, समय समय पर टॉपिक वाइज आपका क्लासेस चलेगा। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओके। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप बीपीएससी में बैठ रहे हो, तो इन आज के सेशन से 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म है डियर। थैंक यू, ओके।